तो विनोद जी, क्या आपको भी लगता है कि ये दक्षिण बनाम उत्तर जैसा कोई मुद्दा बनता जा रहा है, या ये बीजेपी बनाम दक्षिण है? क्या शेप ले रहा है? केंद्र सरकार का पूरा रुख, चाहे अभी वो परिसीमन वाला मुद्दा भी इससे जुड़ा हुआ है, उसको लेकर अलग आशंकाएं हैं, और ये भाषा का मुद्दा, और फिर इस तरह की देख भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने जो बोला हाउस के अंदर, उसके लिए बाद में उन्होंने माफी मांग ली और उसके बाद वो रिकॉर्ड से हटा दिया गया। तो जाहिर है इसका मतलब उन्हें रियलाइज हुआ कि गलती हुई उनसे, और सरकार को भी रियलाइज हुआ कि गलती हुई। वरना आप आजकल विपक्ष की टिप्पणियां तो रिकॉर्ड से हटा दी जाती हैं, सत्ता पक्ष की टिप्पणियां कहाँ हटाई जाती हैं रिकॉर्ड से आसानी से। लेकिन अगर इस मामले में हटाई गई है तो इसका मतलब सत्ता पक्ष को ये बोध हुआ है कि उनसे कोई गड़बड़ी, ज्यादा बड़ी गड़बड़ी हो गई है इस तरह बोल के, और इसीलिए उन्होंने तुरंत आनंद फानंद में उसको मान लिया, रिकॉर्ड से हटा दिया। जहां तक इस मुद्दे की बात है, देखिए मुद्दा जो तमिल भाषा का है वो उत्तर बनाम दक्षिण नहीं बनेगा। अगर उत्तर बनाम दक्षिण कोई मुद्दा बनेगा तो वो डिलिमिटेशन का बनेगा, जिसपे दक्षिण के सारे राज्य एक साथ खड़े नजर आएंगे, क्योंकि वो समस्या सबकी है। भाषा का जहां तक मामला है, अभी ये मामला सिर्फ तमिल भाषा को लेकर के है। अभी कर्नाटक में क्योंकि त्रिभाषा फार्मूला जो नई शिक्षा नीति के तहत है, उसको अन्य राज्यों ने स्वीकार कर लिया है शायद। वो उसको मतलब तमिलनाडु ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अन्य राज्यों को उसका उस तरह का विरोध देखने को नहीं मिल रहा, न कर्नाटक में, न आंध्रा में, न तेलंगाना में, न केरल में। लेकिन तमिलनाडु में मिल रहा विरोध। इसलिए ये मुद्दा अभी तो तमिलनाडु का मुद्दा ही है। और दरअसल ये जुड़ा हुआ है 2026 में अप्रैल में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव तक ये दोनों मुद्दे जबरदस्त तरीके से तमिलनाडु की राजनीति में गरमाए रहेंगे। भाषा वाला मुद्दा भी और डिलिमिटेशन का मुद्दा भी। डिलिमिटेशन का मुद्दा जरूर दक्षिण बनाम उत्तर का बनेगा, क्योंकि जिस तरह चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हम ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस किए जा रहे हैं कुछ राज्यों में दक्षिण के, कि भाई पहला बच्चा एक साल पहले शादी के, एक साल बाद बच्चा होगा तो ये मिलेगा, दूसरे वो, इस तरह के इंसेंटिव्स भी देने की बात हो रही है। वो आबादी का मामला है, क्योंकि उनको लगता है कि हमने आबादी पर नियंत्रण किया तो हमें सजा मिलेगी, और उत्तर भारत के राज्यों ने आबादी बढ़ने दी तो उनको पुरस्कार मिलेगा, उनकी सीटें बढ़ जाएंगी, हमारी कम हो जाएंगी। तो इस तरह ये मुद्दा तो बनेगा। भाषा वाला जहां मामला है, जैसा पूर्णिमा जी कह रही थी, वो सही बात है, क्योंकि तमिलनाडु जो है, वैसे तो पूरे दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर के एक समय बड़ा विरोध रहा है हिंदी को लेकर, लेकिन धीरे धीरे कर्नाटक में या आंध्रा में या तेलंगाना में और काफी हद तक केरल में भी हिंदी की एक तरह से अघोषित स्वीकार्यता बढ़ती चली गई। लेकिन तमिलनाडु ने अपने आप को अभी भी उसी प्रखर विरोध के में रखा है। और कोई भी तमिल पार्टी, चाहे वो ये डीएमके हो, उनके गठबंधन के सहयोगी हो, या एआईडीएमके हो, उनके सहयोगी हो, या अन्य कोई पार्टी, चाहे वो फिल्मी सितारों की पार्टियां हो, इस मुद्दे पर स्टालिन ने जो लाइन ली है उससे अलग होते हुए नहीं जा सकती। यहां तक कि बीजेपी के जो तमिलनाडु के नेता है वो भी बहुत दुविधा में हैं। एक दुविधा कांग्रेस की भी है। कांग्रेस की समस्या ये है कि वो तमिलनाडु में जूनियर पार्टनर है डीएमके की, और हिंदी का मुद्दा उसके लिए उत्तर भारत में भारी पड़ सकता है, क्यों बीजेपी उसको उत्तर भारत में मुद्दा बनाएगी बिहार के चुनाव में कि कांग्रेस हिंदी विरोधी है, या अन्य राज्यों में। तो कांग्रेस के सामने भी दुविधा है, क्योंकि कार्तिक चिदम्बरम जैसे नेता वही लाइन ले रहे हैं जो स्टालिन की लाइन है, और कांग्रेस के जो यहाँ के नेता है वो चुप है इस मामले में। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी के विरोध में जब तमिलनाडु के सांसदों ने और डीएमके के सांसदों ने प्रदर्शन किया तो कांग्रेस ने भी उसका साथ दिया और वो भी इसमें शामिल हुए। तो उस तरह से, क्योंकि वो उन्होंने सीधे सीधे अभद्र भाषा और टिप्पणी के मुद्दे को तमिलनाडु के और तमिलनाडु के सांसदों के अपमान से जोड़ दिया, इसलिए वो उनमें शामिल हुए। लेकिन अभी त्रिभाषा फार्मूला तमिलनाडु में लागू है ना लागू, इसको लेके कांग्रेस की दुविधा है। अब बीजेपी की दुविधा ये है कि केंद्र में तो उसको लगता है कि इस मुद्दे का उसको उत्तर भारत में फायदा मिल जाएगा, लेकिन तमिलनाडु में जो पांव पसारने की कोशिश कर रही थी वो, जो अन्नामलाई के एग्रेसिव आक्रामक राजनीति जो उनकी थी, उसके जरिए जो तमिलनाडु को अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी, उसके लिए एक संकट खड़ा हो गया है। और आप याद करिए मुकेश जी, लोकसभा चुनाव से पहले उदयनिधि मारन ने सनातन को लेकर के बहुत जबरदस्त बयान दिया। पूरा बीजेपी, पूरा संघ परिवार, पूरा एनडीए उस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को घेरने में जुट गया था पूरे उत्तर भारत में, और सनातन विरोधी और सनातन तमाम साधु संत भी उतर आए थे। लेकिन उसका क्या हुआ नतीजा, तमिलनाडु में तो डीएमके की सीटें बढ़ गई।
और डीएमके को उसका सीधे से लाभ हुआ। यहाँ तक कि सनातन की वजह से एआईडीएमके को बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ना पड़ा, एक सनातन को लेकर के, और दूसरा जो अन्नामलाई ने पेरियार जी को लेकर टिप्पणी कर दी थी। तो तमिलनाडु द्रविड़ आंदोलन की सबसे बड़ी मुख्य भूमि रहा है शुरू से, और ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है वहां। देखिए, हम सब इस पक्ष में है कि हिंदी जो है उसका प्रसार हो, लेकिन उसके लिए सहमति सर्वानुमति बनाना जरूरी है। आप भाषा फार्मूला भी अगर आप लागू करें तो स्टेक होल्डर से बात करके लागू करें, और किसी भी राज्य को ये महसूस तो हो कि उनकी भाषा पर संकट आ जाएगा। स्टालिन ने इसको तमिल भाषा के अस्तित्व से जोड़ दिया। अब उन्होंने इसमें एक नया आयाम दिया, उन्होंने कहा हिंदी के कारण ब्रज, अवधी, मैथिली, वज्जिका, मगही, बुंदेली, खड़ी, ये सारी भाषाएं जो है ये खत्म हो गई, ये खत्म होती जा रही है। यानी जो बोलियां हैं उनको भी उन्होंने कहा इनको भी खतरा उत्पन्न हो गया है। तो उन्होंने हिंदी की ही तमाम जो उपभाषाएं हैं या बोलियां हैं उनको और हिंदी के बीच में एक मुद्दा दे दिया। उन्होंने तमाम सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक भी बुलाई डिलिमिटेशन के मुद्दे पर। तो वो दक्षिण भारत के अधिकारों को लेकर के और तमिल भाषा को लेकर के एक बड़ी लीड ले रहे हैं, बड़ी लीड लेना चाहते हैं इस मुद्दे पर। और एक तरह से जो स्थिति एक समय करुणानिधि ने अपनी बनाई थी दक्षिण भारत में, वो सबसे बड़े नेता थे तमिल राजनीति के, स्टालिन उसी वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय उनके सामने दूसरा कोई प्रतिद्वंदी तमिलनाडु में या किसी अन्य दक्षिण के राज्य में नहीं है जो इस मुद्दे पर उनको चुनौती दे सके। यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा 10 भाषाएं पढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने भी स्टालिन के मुद्दे की आलोचना नहीं की। अपनी बात उन्होंने कही कि 10 भाषाएं पढ़ाएंगे। नहीं, उन्होंने ये भी कहा 10 भाषा पढ़ाएं, लेकिन पढ़ना तो यही होगा कि अंग्रेजी और तेलुगु। उसमें उन्होंने जोड़ दिया कि 2 भाषाएं काफी है। जी हाँ, नहीं वो तो चूंकि मातृभाषा में तो प्राथमिक शिक्षा होनी है। मुद्दा तो यह है कि हिंदी पढ़ी जाए कि नहीं पढ़ाई जाएगी। तमिलनाडु में मुद्दा यह है कि अंग्रेजी और तमिल पढ़ेंगे, हम हिंदी, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो नई शिक्षा नीति है उसमें ये नहीं है कि हिंदी की अनिवार्यता हो, उसमें है कोई एक तीसरी भाषा। तो कोई एक तीसरी भाषा में वो तेलुगु भी हो सकती है, वो तमिल भी हो, वो मलयालम भी हो सकती है, वो बंगला भी हो सकती है, गुजराती भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हिंदी हो। लेकिन स्टालिन इसको इसलिए मुद्दा बना रहे हैं, उनको लगता है कि इसके जरिए तमिल अस्मिता जो है उसको मुद्दा बना के खड़ा किया जा सकता है। और एक बार 2021 के चुनाव में वो एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर के चुनाव में जाएंगे और जो उनकी प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं उनको चुनौती देंगे कि वो इसका विरोध करें। और मुझे लगता है कोई इसका विरोध तमिलनाडु में तो कम से कम नहीं कर पाएगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.